दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर उत्तराखंड जल विद्युत निगम का है और इसका पार्ट 1 हम सॉल्यूशन पहले करवा चुके हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है और इसमें हम 1 से 50 तक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। आज के अपने इस पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको आंसर करवाए जाएंगे। 2017 का ये पेपर है जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर उसको भी आप देखें। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि हमें पता लगे क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 कहता है कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग क्रियाएँ होती है वो मोस्टली कहाँ संपन्न होती है? तो CPU में होती है। पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेस करने का काम इसी का होता है। सीलिंग फैन में मोटर, तो सबका आंसर सही आएगा, सी होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, हम सब जानते हैं। MI टाइप मीटर पूछा था। AC DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। PMMC प्रकार के जो मीटर होते हैं वो केवल DC पर काम में लेते हैं। इंडक्शन टाइप जो होते हैं वो केवल AC पर काम में लेते हैं। वहीं डायनामोमीटर टाइप यदि मूविंग कॉइल प्रकार के होते तो वो भी AC DC दोनों पर हम उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल कि निम्न में से कौन से पदार्थ में अधिक प्रतिरोध होता है? तो इंसुलेटर यानी जो अचालक होते हैं उनमें रेजिस्टेंस अधिक होता है। अगला हमारा सवाल जो है वो है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्टैटिक एरर बॉन्ड से क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों स्टैटिक एरर बॉन्ड का मतलब होता है कि पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट करता है तो वो किसी भी कारणवश से किसी एक डिफ्लेक्शन, एक विक्षेप के बाद जगह पर रुक जाता हो। सी इसका सही आंसर रहेगा। एरर caused when the pen is stopped at some deflection, किसी भी विक्षेप पर जाकर के पेन का रुक जाना। अगला सवाल है इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित किस नियम का अनुपालन किया जाता है? तो नियम नंबर 1956 का अनुपालन किया जाता है, जो हमें ये बताता है कि उपभोक्ता के घर में एक कटआउट होना चाहिए, अर्थिंग भी होनी चाहिए और प्रॉपर इंसुलेशन भी वहाँ पर होना चाहिए। अगला सवाल, कौन सा जो प्रतीक हमें दिखाया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये वेरेक्टर डायोड को संकेत करता है। सी उत्तर इसका सही रहेगा, हम सब जानते हैं इसको। अगला सवाल है स्विच मोड पावर सप्लाई किस रेंज में कार्य करती है? SMPS जो होता है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। बी उत्तर इसका सही रहेगा। 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज तक ये वर्क कर सकती है। इसमें 1 मेगा हर्ट्ज ये ऑप्शन हमें दिया है। अगला सवाल है बैटरी को जब कंटिन्यू यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखो लगातार बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ट्रिकल चार्जिंग को हम यूज करना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे आवेशित होती रहे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम डिस्चार्ज उसको कर लेंगे। एक साथ चार्ज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और सूक्ष्म सोल्डरिंग हमें करनी है, फाइन सोल्डरिंग। इसके लिए टिन और लेड का रेशियो कितना होना चाहिए? तो 60-40 का रेशियो सबसे सटीक रेशियो होता है। सी आएगा उत्तर अपना। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। एडी करंट हानि जो है उसको कम करना। हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील लेते हैं। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा का मान 0.9 है तो बीटा का मान कितना होगा? बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा। तो 0.9 बटे 1 माइनस 0.9, 0.9 बटे 0.1 आएगा। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 9। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर किसके बराबर होती है? 3 फॉर्मूले होते हैं, I² इंटू आर, V² बटे आर और V इंटू आई। ये तीनों में से जो फॉर्मूला आपको मिले आप कर सकते हो। अभी अपने को ए ऑप्शन सही है, I² इंटू आर। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का काम पूछा है तो ए आएगा। जनरेटर में AC टू DC करता है और मोटर में DC टू AC करता है। DC मशीन में वर्क पूछा होता तो सी करते, DC मोटर में पूछा होता तो बी करते। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग हम कैसे कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर की कूलिंग हम नेचुरल एयर से भी कूलिंग करते हैं, ऑयल से भी करते हैं और तेल को अपन ठंडा करते हैं जल के द्वारा। इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। डी उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, वोल्टेज नियंत्रित युक्ति कौन सी है? FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वहीं BJT करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। वैसे SCR और UJT जो है ये भी करंट कंट्रोल डिवाइस ही होती है। गति और फ्लक्स में संबंध कौन सी मोटर का ये तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम DC मोटर मानते हुए देखें तो गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, बी उत्तर इसका सही रहेगा। अगला सवाल है लेड एसिड सेल है, चार्जिंग के दौरान क्या होगा? चार्जिंग के दौरान वोल्टेज बढ़ती है, एसिड का घनत्व भी बढ़ता है। अगला सवाल है परिपथ में धारा का मान कितना है? देखो एक सर्किट दिखाया हमें और करंट का डिफ्लेक्शन भी हमें दिया। हमसे पूछा गया कि बताइए धारा कितनी है। ये वोल्टेज सोर्स है 1 वोल्ट का और ये इस पर लोड जुड़ा हुआ है 1 ओम का। देखो हमें ये नहीं बताया कि ये करंट सोर्स है कि या मीटर है, हमें यहाँ धारा की डायरेक्शन दिखाई। तो ये है एक तरह का गैल्वेनोमीटर जो करंट डिटेक्ट करने के काम आता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके दोनों टर्मिनल फिर उस पर लगाए जाते हैं जिसका करंट हमें डिटेक्ट करना हो। I बराबर V/R करेंगे तो करंट का मान आएगा 1 एम्पियर, उत्तर रहेगा अपना ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल यूनिट कौन सी है? तो VIR होते हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है। अगला सवाल है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करेगा? वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो भरा था उसकी नेचर कैसी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कैसी है। सी उत्तर रहेगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल यूपीएस में कौन सा भाग ऐसा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना बाधा डाले लगातार पावर सप्लाई हमें मिलती रहे। और इसमें रेक्टिफायर होता है जो एसी टू डीसी करता है, चार्जिंग के दौरान काम आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 73 अपना। 3 एम्पलीफायर सीरीज में जुड़े हुए थे और प्रत्येक एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन 5 है। फाइनल वोल्टेज गेन कितनी मिलेगी? दोस्तों मान लीजिए ये एम्पलीफायर 1, ये 2 और ये 3। गेन का मतलब होता है आउटपुट उतने गुना अधिक हो जाना। मान लीजिए हमने पहले एम्पलीफायर को 1 वोल्ट इनपुट दिया तो ये आउटपुट कितनी देगा? 5 गुना, 5 वोल्ट हो गया। दूसरा उसकी 5 गुना देगा, 25 हो गया। तीसरा उसकी 5 गुना देगा, यानी आउटपुट कितनी मिलेगी? 125 मिलेगी। जितनी स्टेज है उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे मान लीजिए 4 एम्पलीफायर होते तो 5 × 5 × 5 4 बार हमें करना होता। अगला हमारा सवाल है कौन सा सक्रिय घटक है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाले सक्रिय होते हैं वैक्यूम, ट्यूब, डायोड और ट्रांजिस्टर, तीनों ही आएंगे। फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिफरेंस इन करंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम, यानी धारा में परिवर्तन में लगा समय इंटू टर्न की संख्या। डी उत्तर हो जाएगा। कुछ जगह फ्लक्स भी दे देता है वो, तो d∅/dt भी हम कर सकते थे। अगला सवाल डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ स्पीड वेरिएबल रहती हो, गतिशील जो गति है वो परिवर्तनशील गति हो, वहाँ पर अपन इसको काम में लेंगे। कांस्टेंट स्पीड के लिए शंट मोटर आ जाएगा। अगला सवाल है कि आवेश के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो Q बराबर I × T होता है, धारा इंटू टाइम होगा। सी उत्तर आ जाएगा। परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 3 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ती है, E × N टोटल वोल्टेज हो जाएगा। फिर आंतरिक प्रतिरोध आएगा N × R और उसमें लोड प्रतिरोध को जोड़ देना है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। N × E टोटल वोल्टेज हो गया, N × R कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया, उसमें लोड प्रतिरोध भी हमने जोड़ दिया। अगला सवाल ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या करना होता है? तो शॉर्ट सर्किट में ध्यान रखना LV साइड को शॉर्ट किया जाता है और HV साइड जो होती है उसको हम उसके रेटेड का भी लगभग 5% वोल्टेज ही इनपुट देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि जब एक SCR कंडक्टिंग मोड में हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? लो होगा, अति निम्न कहेंगे, क्योंकि कंडक्टिंग मोड का मतलब हो गया कि उसको तीनों जंक्शन J1, J2 और J3 ब्रेकडाउन मोड में होंगे। फॉरवर्ड बायस में धारा का संचालन वो कर रहा है तो प्रतिरोध कम होगा। अगला सवाल रीड एंड राइट दोनों में कौन सी मेमोरी कैपेबल है? तो वो होगी रैम, अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रोम तो रीड ओनली मेमोरी होती है तो उसमें राइट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल है करंट गेन का फॉर्मूला क्या है? देखो गेन का मतलब होता है लब्धि, ठीक है। तो जो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला है उसी में गेन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सी उत्तर रहेगा अपना इसका, कि करंट गेन जो मिली उसका स्क्वायर कर दो और जो रेजिस्टेंस की गेन है उसका स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिरोध के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम बोलते हैं, और इस प्रतिष्ठम के लिए अपने आंसर ए रहेगा, चुंबकीय प्रतिरोध प्रभाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि A × B की बार ये किसका होता है? देखो A × B जो है ना ये होता है एंड का,
और इसका अपोजिट देना, ये हो गया नेंड का, नोट प्लस एंड। अगला सवाल, नीचे दिए गए संबंध में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो v बराबर p इंटू आर का अंडर रूट भी होता है, p बराबर v इंटू आई है, i बराबर p बटे आर का अंडर रूट भी है। d जो है ये गलत है अपना। अगला सवाल है कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें सपोर्ट किसकी होती है? सस्पेंशन टाइप सपोर्ट होती है, ये ध्यान रखना, यानी लटकती हुई सस्पेंशन होती है, सस्पेंशन बोलते हैं उसको, पेंडिंग या लटकना बोलते हैं, उसी से वो जो सपोर्ट है वो रीडिंग हमें देती है। अगला सवाल है 220 वोल्ट की डीसी मोटर, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम, बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, आर्मेचर धारा का मान बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला है, V माइनस ई बी बटे आर ए होगा, ठीक है। वोल्टेज है 220, बैक ईएमएफ है 200, तो 20 बटे 0.5 आएगा, आंसर करोगे तो उत्तर आएगा 40 एम्पियर। अगला सवाल, डीसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो शंट का उपयोग करते हैं, यानी मीटर के समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध लगाते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर लगाते हैं। फ्यूज धारा के उसमें सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ध्यान रखना। अब सवाल कह रहा है कि 10 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी 400 वोल्ट 200 वोल्ट करता है वो, यानी स्टेप डाउन कर रहा है। 10% इम्पीडेंस है उसका। बताइए शॉर्ट सर्किट जब होगा तो लाइन करंट कितनी होगी? दोस्तों दो चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान रखना, एक होती है लोड की करंट, एक होती है लाइन की करंट। लाइन करंट का मतलब होता है प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड की करंट जो है वो एज ए लोड करंट लिया जाता है। हम सब जानते हैं। देखिए इसके बारे में मैं सवाल का आंसर देने से पहले आपको दो अलग सवाल करवाना चाहता हूँ। कौन सा? मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 12 वोल्ट का एक सेल है, शॉर्ट सर्किट के समय धारा कितनी होगी? तो अनंत। 12 वोल्ट का सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। बताइए अब शॉर्ट सर्किट के समय धारा कितनी होगी? तो 120 एम्पीयर, यानी आंतरिक प्रतिरोध तो सर्किट में आया ना, इस बार अनंत धारा नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है कि वाइंडिंग में इंटरनल इम्पीडेंस है 10%, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो अनंत धारा नहीं होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, लाइन करंट का मतलब है आपको प्राइमरी साइड का आंसर देना है, ना कि सेकेंडरी साइड में, ठीक है। हम चलते हैं प्राइमरी साइड के अकॉर्डिंग। देखो 10 kVA का मतलब हो गया 10,000 VA, ठीक है। 400 वोल्ट है, कितनी धारा चलेगी? 25 एम्पियर। बात सबको समझ में आई? 25 एम्पियर की यहाँ पर जब करंट चलेगी तो देखिए 400 वोल्ट का जो है 10% इम्पीडेंस जो है वो इसका जो है वो ड्रॉप करवाएगा। तो 400 का आप 10% निकाल दीजिए, ठीक है। कितना आया? 40 वोल्ट। देखो इस इम्पीडेंस के कारण 40 वोल्ट तो ड्रॉप हो रहे हैं और 25 एम्पियर की जो है वो धारा चलती है, ठीक है। क्योंकि अंदर ड्रॉप तो होगा ना, जैसे ही धारा चलेगी तो भी 400 वोल्ट सप्लाई का 10 kVA के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 एम्पीयर करंट आया। अब 10% इम्पीडेंस है तो वो 10% वोल्टेज को ड्रॉप भी करवाएगा। 40 वोल्ट आया, हम निकाल रहे हैं जेड की वैल्यू, ध्यान से समझना। तो 40 वोल्ट वो ड्रॉप करवा रहा था, 25 ओम उसका रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे 1.6 आएगा। कितना आएगा? 1.6, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1.6 ओम, ठीक है। अब देखो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आप सेकेंडरी साइड से भी निकाल सकते हो, प्राइमरी का भी निकाल सकते हो। 400 वोल्ट है, 1.6 ओम तो आएगा ना, अनंत धारा नहीं हो सकती, इम्पीडेंस है वो तो वर्क करेगा। तो 400 बटे 1.6 आप करना, उत्तर आएगा 250 एम्पियर। सी उत्तर हमें सही करना है। अगर सेकेंडरी साइड के लिए करंट होता तो उत्तर आता 500, ध्यान रखना। अगला सवाल है कि स्लीव जो चढ़ाते हैं हम, है ना, ये पीवीसी की होती है, वाइंडिंग वायर के दौरान अपन यूज करते हैं इसको, या जहाँ कहीं भी जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट के ऊपर डालते हैं, तो ये सेफ्टी और इंसुलेशन दोनों प्रदान करती है। डी उत्तर अपना सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये हर्टज ने ही की थी। डी उत्तर रहेगा अपने इसका। सीबेक प्रभाव जैसे होता है वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्टन प्रमेय किस पर आधारित है? नॉर्टन प्रमेय जो होती है वो इक्विवेलेंट करंट सोर्स, धारा के दो समान या समतुल्य धारा सोर्स की तुलना करवाता है हमेशा। अगला हमारा सवाल है कि बैटरी से प्राप्त होने वाली पावर कौन सी है? तो बैटरी से हमें जो मिलती है वो सप्लाई डीसी होती है, और आइसोलेटर को हमेशा नो लोड पे ऑपरेट करते हैं। इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर बी आएगा।
देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि निम्न परिपथ में एन के अंदर सोर्स और रजिस्टर दोनों शामिल है। यानी ये हमें एक ईएमएफ सोर्स दिया है जिसमें क्या है कि ईएमएफ भी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है और ये बाहरी सर्किट है। दोस्तों वैसे तो इसको कहते हैं थेनविन थ्योरम, थेनविन प्रमेय के नाम से ये जानी जाती है। हमें इसको डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि हमें यहाँ आई और आर का अलग अलग मान दिया है। देखो हमें ना तो ये बताया सोर्स का ईएमएफ कितना है और ना ही ये बताया कि सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। हमें इन दोनों ही बातों का पता करना है तभी हम आंसर दे पाएंगे। सवाल ये पूछा गया है कि यदि ये बाहरी प्रतिरोधक ना हो तो इस ईएमएफ में यहाँ से जो धारा चलेगी वो कितनी होगी, आई की वैल्यूएशन हमसे पूछी गई। अब देखो शॉर्ट सर्किट के समय हम धारा जीरो तो नहीं बता सकते क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का सोर्स का जरूर अपने इसके पास है। देखो है क्या, 1 एम्पियर की धारा 2 ओम का प्रतिरोध चल रहा है तो सबसे पहले बाहरी सर्किट में वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट। करंट 1 एम्पियर देखो बाहर है तो 1 एम्पियर अंदर भी गई होगी ना। अब 1 एम्पियर धारा तो चल रही है अंदर लेकिन वोल्ट कितने ड्रॉप हो रहे हैं हमें नहीं पता, आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमें नहीं पता। दूसरा देखो जब करंट का मान 1.5 एम्पियर, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया और रेजिस्टेंस 1 ओम हो, अब बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना आया 1.5 वोल्ट ही। देखो जैसे ही हम देख रहे हैं कि करंट का मान 0.5 एम्पियर बढ़ गया, यानी करंट की वैल्यूएशन देखो 0.5 एम्पियर बढ़ते ही अंदर जो ड्रॉप हो रहा था वो भी कितना बढ़ गया 0.5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पहले बाहर 2 वोल्ट आ रहा था अब 1.5 वोल्ट ही आ रहा है। तो जो माइनस हुआ है 0.5 कम हुआ है वो कहाँ गया, अंदर। देखो हुआ क्या था, अंदर 0.5 एम्पियर की करंट बढ़ी तो 0.5 वोल्ट ड्रॉप भी बढ़ गया। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, V/I से करो, हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान मिल गया। कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है अपना 1 ओम। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले 1 एम्पियर की धारा चली थी, 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इसका मतलब अंदर जो वोल्ट है वो भी कितना ड्रॉप हुआ था, 1 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट बाहर मिले थे, 1 वोल्ट अंदर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब अंदर वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट। तो देखो 3 वोल्ट है और 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा कितनी चलेगी, 3 एम्पियर चलेगी। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। अगला सवाल है सीरीज में आर एल दोनों हो तो जेड ज्ञात करने का सूत्र, तो R² + XL² होता है। अगला सवाल है कि एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट तब उच्च होगा जब दोनों इनपुट अलग अलग हो। अगला सवाल है लीसाजस पैटर्न की सहायता से, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं करवा चुका हूँ, कि फ्रिक्वेंसी नापने के लिए एक पैटर्न तैयार किया जाता है वो होता है। और अगला सवाल आदर्श फिल्टर में क्या होना चाहिए, आदर्श फिल्टर में जो अटेन्यूएशन है वो इसका 0 होना चाहिए जब ये अटेन्यूएशन बैंड में हो। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। बस दोस्तों ये थे पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 1 को भी आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर इसे ज़रूर करें।